Hello everyone, welcome to Pharma Minds YouTube channel. So today we are going to solve 25 question series on the topic chemistry of PNS. Coming to question number 1, which of the following contains N-dimethyl chain in its structure? Option A is mepivekine, option B is tetrakine, option C is procaine, and option D is lidocaine. Correct answer is option B, that is tetrakine. ये जो है वो N-डायमिथाइल का स्ट्रक्चर है। हमें जितने भी ऑप्शंस गिवन है मेपिविकीन, टेट्राकीन, प्रोकीन एंड लाइडोकीन, जो ये स्ट्रक्चर है एज यू कैन सी हियर, ये सिर्फ टेट्राकीन के अंदर प्रेजेंट है। सो टेट्राकीन विल बी द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, ट्रोपेन न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, जो ट्रोपेन न्यूक्लियस है वो किन दो रिंग्स का बना होता है? ऑप्शन ए इज पिरोलिडिन एंड पिरिडिन, ऑप्शन बी इज पिपेरिडिन एंड इंडोल, option C is pyrrolidine and piperidine, and option D is piperidine and piperazine. जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जो ट्रोपेन रिंग होती है वो पिरोलिडिन एंड पिपेरिडिन की बनी होती है। ये जो है ये ट्रोपेन का स्ट्रक्चर है। उसमें जो ये वाली रिंग है वो है पिपेरिडिन, और जो ये वाली रिंग है वो पिरोलिडिन, और ये जो रिंग्स होती हैं ये फ्यूज होती हैं टू फॉर्म द ट्रोपेन रिंग। Question number 3. Cocaine alkaloid come under which chemical class? Option A is pyridine, option B is propane, option C is isoquinoline, and option D is anthraquinone. जो कोकेन है वो किस केमिकल क्लास को बिलोंग करता है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज प्रोपेन क्लास। ये जो है ये कोकेन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये रिंग प्रेजेंट है ये है ट्रोपेन रिंग। सो कोकेन एल्कलॉइड कम अंडर ट्रोपेन क्लास बिकॉज इट कंटेन ट्रोपेन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। तो कोकेन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ट्रोपेन रिंग होती है, जिसकी वजह से हम इसको ट्रोपेन क्लास के अंदर कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, मेफेनिसिन बिलोंग्स टू विच केमिकल क्लास? Option A is alkane diol derivatives, option B is benzazole, option C is glycerol monoethers, and option D is benzodiazepines. इसमें हमें मेफेनिसिन की केमिकल क्लास पूछी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो मेफेनिसिन होता है वो बिलोंग्स टू ग्लिसरोल मोनोइथर्स एंड इट्स डेरिवेटिव। अब जो मेफेनिसिन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लिसरोल मोनोइथर्स की तरह होता है, इसकी वजह से ही हम उसको ग्लिसरोल मोनोइथर्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर ग्लिसरोल की तरह 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। जो ये थर्ड वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका जो H है वो एक एल्काइल चेन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कि H की जगह कोई एल्काइल ग्रुप या R ग्रुप आ जाता है, जिसकी वजह से R O R यानी कि इथर लिंकेज बन जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है मेफेनिसिन का, जो कि ग्लिसरोल मोनोइथर्स को रिजेंबल करता है। तो इसीलिए इट बिलोंग्स टू ग्लिसरोल मोनोइथर्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, साइक्लोबेंजाप्रीनेस, जो साइक्लोबेंजाप्रीन है वो क्या होता है? ऑप्शन ए इज बाईसाइक्लिक, ऑप्शन बी इज ट्राईसाइक्लिक, ऑप्शन सी इज मोनोसाइक्लिक, एंड ऑप्शन डी इज टेट्रासाइक्लिक। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि साइक्लोबेंजाप्रीन होता है वो एक ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड होता है। क्यों? क्यों वो ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है? क्योंकि जैसे कि आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि इसके अंदर 3 रिंग्स प्रेजेंट है, सो इट विल बी अ ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड। ये जो रिंग्स है ये 3 रिंग्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट थ्रू राइनोडिन रिसेप्टर?
ऑप्शन ए इज डेंट्रोलिन, ऑप्शन बी इज डाइजीपाम, ऑप्शन सी इज मेटेक्सालोन एंड ऑप्शन डी इज साइक्लोबेंजाप्रीन। सो इसमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो रियानोडिन रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डेंट्रोलिन। जो डेंट्रोलिन होता है, इट बाइंड्स टू द कैल्शियम चैनल प्रोटीन ऑन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू क्लोज द चैनल एंड इनहिबिट द रिलीज ऑफ कैल्शियम। तो जब वो इस डेंट्रोलिन इस रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो वो कैल्शियम का रिलीज इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इनहिबिट हो जाती है और रिलैक्सेशन प्रमोट हो जाती है। दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो डेंट्रोलिन इस मैकेनिज्म के थ्रू एज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ केराइजोपेरोडोल? ऑप्शन ए इज क्लोरफेनिसिन, ऑप्शन बी इज मेथोकार्बामोल, ऑप्शन सी इज मेप्रोबामेट एंड ऑप्शन डी इज मेटेक्सालोन। सो इस इनमें से कौन सा ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैरिजोप्रोडोल का? तो करेक्ट आंसर इज मेप्रोबामेट इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कैरिजोप्रोडोल। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी। Next question. Which of the following contains methyl piperidine ring in its structure? Option A is benzocaine, option B is prelocaine, option C is mepivacaine and option D is bupivacaine. तो इनमें से किसके अंदर मिथाइल पिपेरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेपिवेकेन के अंदर मिथाइल पिपेरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। ये जो है ये मिथाइल पिपेरिडिन की रिंग है और इन सबके स्ट्रक्चर्स में से ये सिर्फ मेपिवेकेन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, as you can see here. So mepivacaine will be the correct answer. Next question number 9. Which of the following is the most potent ester type and longer acting drug? Option A tetracaine, option B procaine, option C benzocaine and option D cocaine. तो इन सब ड्रग्स में से अंदर tetracaine is the most potent ester type and longer acting drug. So option A will be the correct answer. Question number 10. Which of the following do not contain xylene ring in its structure? Option A is mepivacaine, option B is bupivacaine, option C is prelocaine and option D is lidocaine. तो इनमें से किस ड्रग के अंदर xylene रिंग प्रेजेंट नहीं होती है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रेलोकेन। ये जो है ये हमारे पास xylene का स्ट्रक्चर है और इन चारों स्ट्रक्चर्स में से सिर्फ प्रिलोकेन ही ऐसा है जिसके अंदर xylene की जगह हमारे पास टोलुइन प्रेजेंट है। So the prilocaine will be the correct answer. It does not contain xylone ring. Question number 11. Identify the given structure. Option A is tetracaine, option B is benzocaine, option C is procaine and option D is lidocaine. Correct answer is option B. जो ये given structure है वो है benzocaine का। Having an IUPAC name of ethyl 4-amino benzoate. Question number 12. Cocaine on hydrolysis produces, जो कोकीन है वो हाइड्रोलिसिस पे क्या प्रोड्यूस करता है, कौन से प्रोडक्ट्स? ऑप्शन ए इज बेंजोइक एसिड, एक्नोनिन एंड मिथेनॉल, ऑप्शन बी इज बेंजोइक एसिड, एक्नोनिन एंड मिथेनॉल, ऑप्शन सी इज बेंजोइक एसिड, ट्रोपीन एंड मिथेनॉल, ऑप्शन डी इज बेंजोइक एसिड, ट्रोपीन एंड मिथेनॉल। सो जो कोकीन है वो हाइड्रोलिसिस पे हमारे पास प्रोड्यूस करता है बेंजोइक एसिड, एक्नोनिन एंड मिथेनॉल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गाबा बी रिसेप्टर एगोनिस्ट? इनमें से कौन सा ड्रग गाबा बी रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है?
A is diazepam, B is baclofen, C is tizanidine, and D is all of the above. So the correct answer is option B. जो बेक्लोफेन होता है वो गाबा बी रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरह एक्ट करता है. अब जो ये डाइजीपाम है ये होता है हमारा गाबा ए एगोनिस्ट, और ये जो टिजानाडिन है ये होता है अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट. तो इन तीनों ड्रग्स में से जो बेक्लोफेन है वो एक्ट करता है एज अ गाबा बी रिसेप्टर एगोनिस्ट. Question number 14. Which of the following is an hydantoin derivative? Option A is dentroline, option B is baclofen, option C is tizanidine, and option D is metexamone. इनमें से कौन सा ड्रग इज अ हाइडेंटोइन डेरिवेटिव? सो द आंसर इज डेंट्रोलिन. अब जो डेंट्रोलिन होता है हम उसको हाइडेंटोइन डेरिवेटिव इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसके स्ट्रक्चर के अंदर हाइडेंटोइन रिंग प्रेजेंट होती है. ये जो रिंग है ये हाइडेंटोइन रिंग है. ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है जो कि आप देख सकते हो, और इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है एंड अ कार्बोनिल ग्रुप. तो due to the presence of hydantoin ring in the structure of dantrolene, it comes under the categorization of hydantoin derivative. Question number 15. Tizanidine is. जो tizanidine है वो क्या होता है? Option A is alpha 1 agonist, option B is alpha 2 agonist, option C is alpha 1 antagonist, and option D is alpha 2 antagonist. सो जो टिजानिडीन होता है इज अ सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट. सो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 16. हाइपोटेंशन इज अ प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग? हाइपोटेंशन का मतलब होता है डिक्रीज इन बी. तो ये इनमें से कौन सी ड्रग का मेन साइड इफेक्ट है? ऑप्शन ए इज बेक्लोफेन, ऑप्शन बी साइक्लोबेंजाप्रीन, ऑप्शन सी इज tizanidine, ऑप्शन डी इज मेटेक्सालोन. सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज टिजानिडीन. अब मैंने जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो टिजानिडीन होता है वो अल्फा 2 एगोनिस्ट की तरह एक्ट करता है. तो जो ये होता है थ्रू अल्फा 2 एगोनिज्म ये रिलीज ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन कम कर देता है. तो नॉन एपिनेफ्रिन की जब रिलीज कम हो गई तो जो बीपी है वो रिड्यूस हो जाता है, which results in hypotension. So that's why hypotension is a prominent side effect of tizanidine. Coming to next question, dentroline is. जो dentroline है वो क्या होता है? ऑप्शन ए इज वीक एसिड, ऑप्शन बी इज स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन सी इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड ऑप्शन डी इज वीक बेस. सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. जो डेंट्रोलिन होता है वो एक वीक बेस होता है. अब जो डेंट्रोलिन है उसके वीक बेस होने का क्या रीजन है? अब जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो डेंट्रोलिन होता है उसके अंदर एक हाइड्रेंटोइन रिंग होती है, और हाइड्रेंटोइन रिंग के अंदर हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हो नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो अब जो ये नाइट्रोजन होते हैं ये क्या करते हैं, इनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो लोन पेयर होते हैं ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं अंडर बेसिक कंडीशन, जिसकी वजह से ये एक बेस की तरह एक्ट करता है या फिर बेसिक एक्शन शो करता है. पर फिर भी ये एक वीक बेस है. अब ये वीक क्यों है? बिकॉज जो ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्शली डीलोकलाइज होते हैं, यानी कि वो रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं. तो वो उतनी रेडली प्रोटोन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेसिस करते हैं. ठीक है. तो यानी कि जो ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है हाइड्रेंटोइन रिंग के अंदर ये प्रोटोन एक्सेप्ट तो करते हैं बट उतनी रेडली एक्सेप्ट नहीं करते जितने कि स्ट्रॉन्ग बेसिस करते हैं. So that's why dentroline is a weak base. So I hope it's clear. Moving on to next question. Chlorzoxazone come under which chemical class? Option A is benzazole. Option B is glycerol monoether. Option C is benzodiazepines. And option D is alkane diols.
तो इसमें हमें क्लोरजोक्साजोन की केमिकल क्लास पूछी गई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जो क्लोरजोक्साजोन होता है कम्स अंडर बेंजेजोल क्लास, बिकॉज जो क्लोरजोक्साजोन है इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बेंजेजोल को रिजेंबल करता है, दैट्स व्हाई। Coming to question number 19, diazepam contain nitrogen in ring system at which position? अब ना जो डाइजीपाम होता है उसके अंदर दो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो जो दोनों नाइट्रोजन है वो कौन सी पोजीशंस पे होती है। ऑप्शन ए इज 1 and 5, ऑप्शन बी इज 1 and 4, ऑप्शन सी इज 1 and 6 एंड ऑप्शन डी इज 1 and 3। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट होती है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फर्स्ट पोजीशन पे एक नाइट्रोजन है और ये फोर्थ पोजीशन पे है। तो जब हम डाइजीपाम की नंबरिंग करते हैं तो जो एक नाइट्रोजन है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और जो दूसरा है वो है फोर्थ पोजीशन पे। तो 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 20. Which of the following is used to treat malignant hyperthermia? Option A is baclofen, option B is dantrolene, option C is tizanidine and option D is all of the above. So जो correct answer है वो है dantrolene. जो dantrolene होता है it is used to treat malignant hyperthermia. Question number 21. The IUPAC name of diazepam is. Option A is 5-chloro-1-methyl-7-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 2-one. Option B is 7-chloro-2-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 2-one. Option C is 7-chloro-3-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 2-one. And option D is 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 2-one. तो इसमें से कौन सा आयुपिक नेम डाइजीपाम को रिप्रेजेंट करता है? सो जो करेक्ट आंसर है वो होगा 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 2-one। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब हम अब इसकी नंबरिंग करते हैं तो हम जो ये वाला नाइट्रोजन है इसको देते हैं नंबर। सेकेंड नंबर इज गिवन टू द कीटोन ग्रुप 3, फोर्थ नंबर इज गिवन टू द सेकेंड नाइट्रोजन, फिफ्थ नंबर इज गिवन टू द फिनाइल ग्रुप, then 7 number is given to the chloro group and so on। तो जब हम इसको अल्फाबेटिकली नेम करेंगे तो हम क्लोरीन को पहले कंसीडर करेंगे। तो अब जो क्लोरीन है वो 7th पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इट विल बी 7 क्लोरो। 1 मिथाइल क्यों है? क्योंकि मिथाइल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। 5 फिनाइल क्यों है? क्योंकि जो फिनाइल है वो फिफ्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो 3H है इसका क्या मतलब है? 3H का मतलब है कि जो ये 1 2 3 पोजीशन है, ये तीनों पोजीशन पे हमारे पास बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। और जब किसी पोजीशन पे बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता तो हम उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज हाइड्रो। बिकॉज तीन पोजीशंस पे एब्सेंट है बॉन्ड तो इट विल बी 3H। अब बेंजो का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है तो वो बेंजो को रिप्रेजेंट करती है। 1 4 क्या है? 1 4 मतलब कि जो नाइट्रोजन है एक फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है और दूसरा फोर्थ पे प्रेजेंट है। तो 1 4 डाई मतलब दो नाइट्रोजन है। एज क्या इंडिकेट करता है? नाइट्रोजन। इथीन का मतलब क्या है? बिकॉज जो ये वाली रिंग है ये सेकेंड वाली, ये 7 मेंबर्ड रिंग है। तो 7 मेंबर्ड रिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इथीन से। 2 ओन, 2 ओन का मतलब कि जो कीटोन है वो है सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट। सो 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 2 ओन विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 22. Which of the following was the first non-irritating amide type local anesthetic less prone to allergic reaction? Option A is prelocaine, option B is bupivacaine, option C is lidocaine, option D is mepivacaine.
तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। लाइडोकेन वाज द फर्स्ट नॉन इरिटेटिंग अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक लेस प्रोन टू एलर्जिक रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 23, इट इज एन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो जो असर्शन है वो ये है कि अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक आर प्रेफर्ड देन एस्टर टाइप। अब इसका जो रीजन गिवन है वो ये है कि एज कंपाउंड्स कंटेनिंग अमाइड लिंकेज हैज ग्रेटर केमिकल स्टेबिलिटी देन एस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक। तो इसमें जो ऑप्शंस हमें गिवन है वो ये है कि ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true but R is false. And option D is A is false but R is true. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा कि दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है और जो रीजन है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें लिखा हुआ है कि अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक को हम प्रेफर करते हैं ओवर एस्टर टाइप। क्यों? क्योंकि जो एमाइड लिंकेज होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है देन एस्टर टाइप। तो ये रीजन बिल्कुल सही है। अब जो एमाइड टाइप होती है वो ज्यादा स्टेबल ही होती है एस्टर टाइप से, इसीलिए हम उसको प्रेफर करते हैं। अब जो एमाइड टाइप है वो दो रीजंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होती है। पहला रीजन तो ये है कि जो एमाइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये CONH, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होता है। और ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। और जो ये लोन पेयर्स हैं ये रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं। तो रेजोनेंस में पार्ट लेने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल कर देता है एमाइड। ठीक है। ऑन द अदर हैंड एस्टर के अंदर जो कार्बोनिल होता है वो होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जो कि रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता। और दूसरा रीजन ये है कि जो एस्टर्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस को मोर ससेप्टेबल होते हैं। मतलब वो इजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। बट जो अमाइड है वो लेस प्रोन होते हैं टू हाइड्रोलिसिस, जिसकी वजह से जो अमाइड्स है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो दो रीजंस हो गए कि जो अमाइड के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स है वो रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू एस्टर्स। और दूसरा कि जो अमाइड्स हैं वो लेस प्रोन होते हैं हाइड्रोलिसिस को, जिसकी जो कि उसको और भी स्टेबल कर देता है। सो आई होप जो रीजन है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ब्यूटाइल पिपेरिडीन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर? A is tetracaine, B is bupivacaine, C is prilocaine and D is none of the above. तो इसमें से किस ड्रग के अंदर ब्यूटाइल पिपेरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ब्यूपीवेकेन। तो ये आप देख सकते हो कि ब्यूपीवेकेन के स्ट्रक्चर में कि इसके अंदर ये हमारे पास ब्यूटाइल पिपेरिडीन की रिंग प्रेजेंट है। तो ये जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। जो ये गिवन स्ट्रक्चर है वो कौन से ड्रग का है? A is cocaine, B is benzocaine, C is benzoyl tropine, and D is none of the above. So the correct answer is option E. जो ये structure है ये है cocaine का। So this is all for today. I hope आपको ये 25 questions clear हो गए होंगे। So thank you everyone.